चलिए बच्चों, अब हम अपने ब्रेन के लास्ट पार्ट पर पहुंच चुके हैं, दैट इज हाइंड ब्रेन। याद करेंगे, हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ थ्री स्ट्रक्चर्स, पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। काम करते हैं बच्चों, इन तीनों ही स्ट्रक्चर्स को हम यहां पर वन बाय वन एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहला कंपोनेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइंड ब्रेन का, दैट इज पोन्स वेरुलाई। सबसे पहले बच्चों, इस डायग्राम की हेल्प से मैं आपको पोन्स की एग्जैक्ट लोकेशन बताना चाहता हूं। आप ध्यान से देखिए बच्चों, पोन्स इज सिचुएटेड बिलो द मिड ब्रेन, या फिर हम कहेंगे पोन्स इज सिचुएटेड अबव द मेडुला ऑब्लोंगेटा, या फिर हम कह सकते हैं पोन्स इज प्रेजेंट ऑन द फ्रंट साइड और एंटीरियर पोर्शन ऑफ द सेरिबेलम। अब इसमें याद रखेंगे बच्चों, पोन्स इज सिचुएटेड बिटवीन द मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। चलिए बच्चों, अब मैं आपको पोन्स के फंक्शंस के बारे में यहां पर बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, मेडिकल टर्म्स में कहा जाता है पोन्स टर्म का मतलब ही होता है ब्रिज, और आप जानते हैं ब्रिज का काम होता है चीजों को आपस में जोड़ना। इसलिए बच्चों, पोन्स का एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंपॉर्टेंट फंक्शन आपके सामने रखूं बच्चों, पोन्स का काम होता है ब्रेन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को आपस में कनेक्ट करना। और देखिए, ब्रेन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए पोन्स में सिचुएटेड होते हैं कुछ नर्व फाइबर के बंडल। और याद करेंगे बच्चों, द कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स, द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज नोन एज ट्रैक्ट। तो देखिए, यहां पर हमने पोन्स का एक फंक्शन यहां पर मेंशन किया बच्चों, दैट इज पोन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्ट्स दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। वैसे मैं आपको वो फाइबर ट्रैक्ट्स यहां पर बता देता हूं। आप ध्यान से देखिए बच्चों, पोन्स में हम दो अलग-अलग फाइबर ट्रैक्ट्स की बात करते हैं बच्चों। पोन्स से गुजरते हैं एक तो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर ट्रैक्ट्स और एक गुजरते हैं बच्चों ट्रांसवर्स फाइबर ट्रैक्ट्स। आप ध्यान से देखिए, जो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर ट्रैक्ट्स है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा को पोन्स से और ऊपर की तरफ मिड ब्रेन और यहां से आगे चलकर सेरिब्रम वाले पार्ट को कनेक्ट कर दिया करता है। तो आपको इसे याद रखना बच्चों, पोन्स का जो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर ट्रैक्ट्स है वो सेरिब्रम से होते हुए, मिड ब्रेन से होते हुए, पोन्स से होते हुए मेडुला ऑब्लोंगेटा वाले पार्ट्स को कनेक्ट करता है। जबकि पोन्स का जो ट्रांसवर्स नर्व फाइबर का कलेक्शन होता है, पोन्स का जो ट्रांसवर्स ट्रैक्ट होता है बच्चों, वो पोन्स और सेरिबेलम को कनेक्ट करता है। तो देखिए बच्चों, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोन्स का एनाटॉमिकल फंक्शन हुआ। देखिए बच्चों, अब मैं आपके सामने पोन्स का एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन रखने जा रहा हूं। आप ध्यान सुनिए, पोन्स में बच्चों दो सेंटर पाए जाते हैं। एक तो होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो हमने यहां पर मेंशन किया है, और एक और होता है बच्चों एपनियोस्टिक सेंटर। और पोन्स के यही दोनों सेंटर कहीं ना कहीं हमारी ब्रीदिंग रिएक्शन को रेगुलेट करते हैं। वैसे बच्चों, न्यूमोटैक्सी के बारे में तो आप ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक आएगा, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, वहां पर आप जरूर इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। वहां पर आपको बताया जाएगा बच्चों, न्यूमोटैक्सिक सेंटर रेगुलेट्स द स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन। बस आपको इतना याद रखना बच्चों, पोन्स में पाए जाते हैं न्यूमोटैक्सिक और एपनियोस्टिक सेंटर, और ये दोनों सेंटर हमारी ब्रीदिंग रिएक्शंस को रेगुलेट करते हैं। चलिए बच्चों, पोन्स के बाद अब मैं आपके सामने हाइंड ब्रेन का एक दूसरा बेहद इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रखने जा रहा हूं, दैट इज सेरिबेलम। सबसे पहले काम करते हैं बच्चों, मैं आपको सेरिबेलम के स्ट्रक्चर के बारे में बताना जा रहा हूं। पहले मैं आपको यहां पर सेरिबेलम के दो अलग-अलग व्यूज बताऊंगा। देखिए बच्चों, पहले हम देखेंगे सेरिबेलम का पोस्टीरियर व्यू, फिर हम देखेंगे इसका लेटरल व्यू। देखिए बच्चों, मैं फिर से उस मॉडल की हेल्प से आपको सेरिबेलम के व्यू समझाने जा रहा हूं। आप कनेक्टेड रहेंगे, ध्यान से देखिए बच्चों, हमने ब्रेन के इस मॉडल को यूज किया था। अभी बच्चों, ये मेरा ब्रेन है, ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है। हम जानते हैं सेरिबेलम इज सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द ब्रेन। अब मैं क्या करने जा रहा हूं बच्चों, इस ब्रेन को मैं कुछ इस तरह से मूव करने जा रहा हूं। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये आपके ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए बच्चों, जब ये आपका ब्रेन है तो ये ब्रेन की कौन सी साइड बच्चों, पोस्टीरियर साइड। तो देखिए, पोस्टीरियर साइड पर नीचे की तरफ ये जो आपको दो बड़े-बड़े लोब्स नजर आ रहे हैं, ये जो दो बड़ी-बड़ी स्वेलिंग्स नजर आ रही है बच्चों, यही इसको रिप्रेजेंट करती है सेरिबेलम को। खास बात समझिए बच्चों, जब आप पोस्टीरियर साइड से देख रहे होंगे तो आपको सेरिबेलम में दो बड़े-बड़े लोब नजर आने वाले हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप इस ब्रेन को इस तरह से लेटरल व्यू देखेंगे तो आपको सेरिबेलम का सिर्फ और सिर्फ एक ही बड़ा लोब नजर आने वाला है। तो देखिए बच्चों, यहां पर सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा है द पोस्टीरियर व्यू ऑफ द सेरिबेलम। मैं इस मॉडल को वापस यहां पर देता हूं बच्चों। आइए वापस कंटिन्यू करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ सेरिबेलम। एक चीज आपको याद रखनी बच्चों, दिस इज द पोस्टीरियर व्यू ऑफ सेरिबेलम। आप समझेंगे, सेरिबेलम कंसिस्ट ऑफ थ्री लोब्स। एक बार फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, सेरिबेलम में तीन लोब्स पाए जाते हैं। दो लोब्स तो साइड की तरफ होते हैं जो कि बड़े साइज के होते हैं, इन्हें कहा जाता है लेटरल लोब्स, या फिर इनको कहा जाता है बच्चों सेरिबेलर हेमिस्फीयर। एग्जाम में वर्ड्स को बहुत ध्यान से पढ़ना बच्चों। सेरिब्रम के जो हेमिस्फीयर होते हैं उन्हें कहा जाता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ऑन द अदर हैंड, सेरिबेलम के जो हेमिस्फीयर होते हैं उन्हें कहा जाता है सेरिबेलर हेमिस्फीयर। तो ध्यान से देखिए बच्चों, दो लेटरल साइड पर जो बड़े-बड़े लोब्स आपको नजर आ रहे हैं, जो लेटरल लोब्स नजर आ रहे हैं, इनको कहा जाता है सेरिबेलर हेमिस्फीयर। और खास बात यह है, इन दो सेरिबेलर हेमिस्फीयर के बीच में एक कनेक्टिंग छोटे साइज का लोब पाया जाता है, जिसे कहते हैं वर्मिस। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना याद रखना बच्चों, सेरिबेलम इज कंसिस्ट ऑफ अ टोटल ऑफ थ्री लोब्स। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बच्चों, द लेटरल व्यू ऑफ द सेरिबेलम। और देखिए बच्चों, जब लेटरल साइड से देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही लेटरल लोब नजर आएगा, एक बड़ा सा सेरिबेलर हेमिस्फीयर नजर आएगा। देखिए, हमने यहां पर क्या किया बच्चों, हमने उस सेरिबेलम का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आपके सामने बनाया है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, याद कीजिए, एक सेरिब्रम होता है और एक सेरिबेलम होता है। दोनों की हिस्टोलॉजी बिल्कुल सेम होती है, आपको याद होगा बच्चों। सेरिब्रम बाहर से ग्रे मैटर होता है और अंदर से व्हाइट मैटर होता है। सिमिलरली सेरिबेलम का जो बाहर वाला पार्ट होता है, यानी कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरह जो सेरिबेलम का आउटर पार्ट होता है, जो सेरिबेलर कॉर्टेक्स होता है, वो किसका बना होता है बच्चों, ग्रे मैटर का। जबकि जो सेरिबेलम का इनर पोर्शन होता है, जो सेरिबेलम मेडुला होता है, वो किसका बना होता है बच्चों, व्हाइट मैटर का। पर अनलाइक सेरिब्रम, यहां पे एक डिफरेंस आता है बच्चों, सेरिबेलम का जो इनर व्हाइट मैटर वाला पार्ट है वो ग्रे मैटर में प्रोजेक्ट होने लग जाता है। आप डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेरिबेलम का जो इनर व्हाइट मैटर वाला पार्ट है वो ग्रे मैटर में प्रोजेक्ट होने लग जाता है, और यही व्हाइट मैटर ग्रे मैटर में प्रोजेक्ट होकर कुछ ब्रांच्ड ट्री लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। एंड दिस ब्रांचेस ऑफ व्हाइट मैटर प्रोजेक्टिंग इनटू द ग्रे मैटर ऑफ द सेरिबेलम इज रेफर्ड टू एज आर्बर विटे। आप मुझे जितना बता बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज आर्बर विटे, द प्रोजेक्शंस ऑफ व्हाइट मैटर इनटू द ग्रे मैटर और द प्रोजेक्शंस ऑफ ग्रे मैटर इनटू द व्हाइट मैटर, आपका आंसर होना चाहिए बच्चों, आर्बर विटे आर द प्रोजेक्शंस ऑफ व्हाइट मैटर इनटू द ग्रे मैटर। तो इंपॉर्टेंट चीज बस इतनी याद रखनी बच्चों, सेरिबेलम कंसिस्ट ऑफ अ टोटल ऑफ थ्री लोब्स। और आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाए, द टर्म आर्बर विटे इज रिलेटेड टू व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन, तो आपका आंसर होना चाहिए बच्चों सेरिबेलम। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेरिबेलम। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूं, दैट इज द फंक्शंस ऑफ सेरिबेलम। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, आप कनेक्टेड रहेंगे बच्चों, ध्यान सुनिए। दो टर्म्स एक जैसे सुनाई पड़ते हैं बच्चों, एक तो है सेरिब्रम और एक होता है सेरिबेलम। एक चीज समझिए बच्चों, चाहे वो सेरिब्रम हो या फिर वो सेरिबेलम हो, दोनों का ही रिलेशन होता है वॉलंटरी मसल्स के साथ, दोनों का रिलेशन होता है वॉलंटरी एक्टिविटी के साथ। बस डिफरेंस ये बच्चों, ऑल द वॉलंटरी एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम। आप ध्यान सुनिए बच्चों, ऑल द वॉलंटरी एक्टिविटीज, ऑल द वॉलंटरी मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम, वेयरएज ऑल द वॉलंटरी एक्टिविटीज या ऑल द वॉलंटरी मूवमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड बाय सेरिबेलम। बच्चों, जितने भी वॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल तो करता है सेरिब्रम, पर उनको कोऑर्डिनेट करवाता है ताकि वो वॉलंटरी मूवमेंट्स फाइन हो सके, वो वॉलंटरी मूवमेंट्स स्किलफुल हो सके, बहुत साफ हो सके। ये कौन करवाता है बच्चों, सेरिबेलम। मैं आपको समझाता हूं, ध्यान सुनेंगे। याद कीजिए बच्चों, किसी भी वॉलंटरी मूवमेंट के रिस्पांसिबल था प्राइमरी मोटर एरिया, ए टाइप ऑफ मोटर एरिया प्रेजेंट इन द फ्रंटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स। याद कीजिए बच्चों, जो हमारे सेरिब्रम के फ्रंटल लोब में जो प्राइमरी मोटर एरिया होता है, वही हमारी वॉलंटरी मसल्स को इंपल्स भेजता है ताकि वॉलंटरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को रेगुलेट किया जा सके, ताकि हम वॉलंटरी मूवमेंट्स को परफॉर्म कर सके। अब देखिए बच्चों, अगर कोई वॉलंटरी मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब सेरिब्रम का प्राइमरी मोटर एरिया इंपल्स भेज रहा है, लेकिन उन मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट कौन करवाता है, सेरिबेलम। मेडिकल कॉलेज एक्सप्लेनेशन है, बहुत मेहनत करें, ध्यान सुनिए बच्चों। पहले तो आपके लिए समझना जरूरी है
कि सेरिबेलम आखिर कहां से इंपल्सेस रिसीव करता है। तो इतना समझे बच्चों, हमारी बॉडी का जो ट्रंक वाला पार्ट होता है, आप जानते हैं हेड वाला पार्ट है, नेक वाला पार्ट है, और उसके अलावा हम ट्रंक वर्ड यूज करते हैं। तो इतना समझे बच्चों, जो हमारी बॉडी का ट्रंक वाला पार्ट है, या फिर मैं कहना चाहूंगा जो हमारे लिम्स हैं, वहां पर जितने भी जॉइंट्स है बच्चों, उन जॉइंट्स पर जितने भी प्रोप्रियो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। आपने सुना बच्चों, प्रोप्रियो रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि प्रेशर में चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, वाइब्रेशन या फिर टेंशन को डिटेक्ट करते हैं। देखिए क्या होगा बच्चों, यानी कि हमारे लिम्ब मसल्स में जितने भी जॉइंट्स हैं, हमारे लिम्स में जितने भी जॉइंट्स हैं, वहां पर सिचुएटेड प्रोप्रियो रिसेप्टर्स, हमारे हेड वाले रीजन में सिचुएटेड प्रोप्रियो रिसेप्टर्स, और हमारे इंटरनल ईयर से जो सेरिबेलम होता है वो इंपल्सेस को रिसीव करता है निरंतर। अब देखिए क्या होगा बच्चों, जब भी आप किसी वॉलंटरी मूवमेंट को परफॉर्म कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ द प्राइमरी मोटर एरिया ऑफ द सेरिब्रम, जब वॉलंटरी मूवमेंट हो रहा होगा तो हमारे जॉइंट्स पर जो प्रोप्रियो रिसेप्टर्स है वहां पर टेंशन में चेंज आ रहा होगा, वहां पर प्रेशर में बदलाव आ रहा होगा। तो क्या होगा बच्चों, किसी भी वॉलंटरी मूवमेंट को करते समय जो हमारे प्रोप्रियो रिसेप्टर्स वो एक्टिवेटेड रहेंगे और ये निरंतर सेरिबेलम को इंपल्सेस सेंड करते रहते हैं। अब देखो क्या होगा, यानी कि हर वॉलंटरी मूवमेंट के दौरान सेरिबेलम तक इंपल्सेस पहुंच रही है थ्रू द प्रोप्रियो रिसेप्टर्स। अब क्या होगा बच्चों, अगर उन वॉलंटरी मूवमेंट्स में जो कि सेरिब्रम परफॉर्म करवा रहा है, अगर उन वॉलंटरी मूवमेंट्स में कोई भी गड़बड़ी होगी, अगर उन वॉलंटरी मूवमेंट्स में कोई भी डिस्क्रिपेंसी होगी, तो जाहिर सी बात बच्चों जो प्रोप्रियो रिसेप्टर्स होंगे उनमें कोई ना कोई डिस्टर्बेंस कॉज होगी और उस डिस्टर्बेंस को सेरिबेलम रिसीव कर रहा है। यानी कि किसी भी वॉलंटरी मूवमेंट में अगर कोई डिस्टर्बेंस होती है, कोई डिस्क्रिपेंसी होती है, तो उसकी इंपल्सेस सेरिबेलम तक पहुंचती है। अब सेरिबेलम की जिम्मेदारी होती है उन मूवमेंट्स को फाइन करवाना, कोऑर्डिनेट। और इसलिए जो सेरिबेलम क्या करता है, सेरिबेलम अपनी मोटर इंपल्सेस को वाया थैलेमस प्राइमरी मोटर एरिया ऑफ द सेरिब्रम पहुंचा दिया करता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, याद कीजिए बच्चों, थैलेमस इज आल्सो द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर मोटर सिग्नलिंग। तो क्या होता है, वॉलंटरी मूवमेंट करवा रहा है सेरिब्रम, प्रोप्रियो रिसेप्टर्स में टेंशन और प्रेशर में बदलाव हो रहे हैं और वहां से निरंतर मैसेज सेरिबेलम तक पहुंचाया जा रहा है। अगर उन वॉलंटरी मूवमेंट्स में कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है, कोई भी गड़बड़ी होती है, तो सेरिबेलम अपने फीडबैक सिग्नल्स थैलेमस से होते हुए कहां पहुंचाता है, प्राइमरी मोटर एरिया ऑफ द फ्रंटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और उसको ये इन्फॉर्म करता है कि भैया आप जो मूवमेंट करवा रहे हैं उसमें थोड़ी गड़बड़ी आ रही है, आप उन मूवमेंट्स को रेक्टिफाई करवा लीजिए। और फिर प्राइमरी मोटर एरिया उन वॉलंटरी मूवमेंट्स को वापस से रेक्टिफाई करवाता है ताकि वो मूवमेंट्स स्किलफुल हो सके, फाइन हो सके, कोऑर्डिनेटेड हो सके। तो देखिए बच्चों, सेरिब्रम का काम तो था वॉलंटरी मूवमेंट करवाना, पर उन वॉलंटरी मूवमेंट में अगर कोई गड़बड़ी है तो उसको पहचानने के लिए रिस्पांसिबल होता है सेरिबेलम। और जब पहचाना तभी फीडबैक सिग्नल पहुंचाए जाते हैं थ्रू द सेरिब्रम, कहां पर, तभी फीडबैक सिग्नल पहुंचाए जाते हैं थ्रू द थैलेमस सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, ताकि उन मूवमेंट्स को फाइंड किया जा सके, कोऑर्डिनेट किया जा सके। इसलिए हम कहते हैं बच्चों, ऑल द वॉलंटरी मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम, ऑन द अदर हैंड ऑल द वॉलंटरी मूवमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड बाय सेरिबेलम। और एक और चीज आप जानते हैं बच्चों, जब हमारी बॉडी के मूवमेंट्स कोऑर्डिनेटेड होंगे, फाइन होंगे, स्किलफुल होंगे, तभी हम अपनी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन कर पाएंगे, हम अपनी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन कर पाएंगे। तभी हम कहते हैं बच्चों, सेरिबेलम इज रिस्पांसिबल फॉर द फाइन एंड स्किलफुल वॉलंटरी मूवमेंट। और साथ ही साथ हम कहते हैं बच्चों, सेरिबेलम मेंटेन्स द बॉडी बैलेंस, इक्विलिब्रियम और द बॉडी पोस्चर। आपको इतना याद रखना बच्चों, ऑल द वॉलंटरी मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम बट ऑल द वॉलंटरी मूवमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड बाय सेरिबेलम। देखो बच्चों, ये तो सेरिब्रम का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ। अब मैं आपको एक और चीज समझा रहा हूं, ध्यान से बच्चों, किसी भी वॉलंटरी एक्टिविटी को जब आप शुरुआती दौर में लर्न करते हैं बच्चों, सीखते हैं, देन सच एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम। यानी बच्चों, इनिशियल लर्निंग के दौरान किसी भी वॉलंटरी एक्टिविटी को सेरिब्रम कंट्रोल करता है। लेकिन क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे लर्निंग परफेक्शन में बदल जाती है, देन सच वॉलंटरी एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय सेरिबेलम। आपको समझाना चाहूंगा बच्चों, जैसे कि याद कीजिए आपके बचपन के दिन जब आपने साइकिल को चलाना सीखा होगा बच्चों, साइकिल चलाने के लिए आप अपने पैरों की मदद से साइकिल के पेडल्स को मूव करवाया करते थे। और आप जानते हैं बच्चों, हमारे पैरों की जो मसल्स हैं वो वॉलंटरी मसल्स हैं, वो स्केलेटल मसल है, उन्हें विद पावर से कंट्रोल कर सकते हैं। याद कीजिए बच्चों, पुराने दिन क्या होता था, कभी कभार तो पैडल मारते समय आपको खुद पैडल की तरफ देखना होता था कि आखिर पैडल किस तरह से मूव कर रहे हैं। यानी बच्चों, लर्निंग के दौरान आप अपने पैरों की मसल्स को निरंतर देखा करते थे। यानी वो जो एक्टिविटी थी पैडल को यूज करना, वो एक वॉलंटरी एक्टिविटी थी। इट वाज इनिशियली कंट्रोल्ड बाय सेरिब्रम। आप जानते हैं बच्चों, समय के साथ साथ जैसे आपकी साइकिलिंग लर्निंग से परफेक्शन की तरफ मूव करती है, और आज जब आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाते समय आपको पैडल को नहीं देखना होता है, आपके पैर अपने आप जो है पैडल को मूव करते रहते हैं। लेकिन यहां भी पैडल को मूव कौन करवा रहे हैं बच्चों, आपके पैर, और आपके पैरों की मसल्स आज भी कैसी हैं, वॉलंटरी होती हैं। बस याद रखिए बच्चों, किसी भी वॉलंटरी एक्टिविटी को लर्निंग फेज के दौरान कंट्रोल करता है सेरिब्रम, बट आफ्टर लर्निंग या फिर हम कह सकते हैं आफ्टर परफेक्शन सच एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय सेरिबेलम। तभी तो मैंने यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा बच्चों, सेरिबेलम इज रिस्पांसिबल फॉर द इनवॉलंटरी कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मसल्स। याद करिए बच्चों, सेरिब्रम इज रिस्पांसिबल फॉर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मसल्स। लेकिन अब जब परफेक्शन हो गया है तो आपको अपने पैरों की तरफ नहीं देखना पड़ रहा है, यानी उन वॉलंटरी मसल्स का आज क्या हो रहा है बच्चों, इनवॉलंटरी कंट्रोल। तो याद रखेंगे, वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मसल्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइमरी मोटर एरिया ऑफ द फ्रंटल सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जबकि इनवॉलंटरी कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मसल इज द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। चलिए बच्चों, अब सेरिबेलम के बारे में एक लास्ट और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सुन लें, द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल। या फिर एग्जाम में पूछा जा चुका है बच्चों, इतना याद रखेंगे, जब कोई इंसान अल्कोहल का कंजम्पशन करता है, देन द फर्स्ट अफेक्टेड पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम, ऑन द अदर हैंड द लास्ट एंड द मोस्ट अफेक्टेड पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिबेलम। याद रखेंगे बच्चों, जब अल्कोहल का कंजम्पशन होगा तो सबसे पहले जिस पार्ट पर अफेक्ट पड़ता है वो है सेरिब्रम। लेकिन जब अल्कोहल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कंजम्पशन कर लिया जाता है तो उस समय सबसे ज्यादा अफेक्ट इस पर पड़ता है बच्चों, सेरिबेलम। तो आपने देखा बच्चों, अगर कोई इंसान एक्सेसिव अल्कोहल का कंजम्पशन करता है तो उसकी वॉकिंग डिस्टर्ब हो जाया करती है, वो गिर जाया करता है, लड़खड़ा कर। देखिए बच्चों, एक्सेसिव अल्कोहल लेने के बाद वो इंसान चल तो रहा है, यानी वॉलंटरी मूवमेंट हो रहा है थ्रू द एक्ट ऑफ सेरिब्रम, लेकिन वो अपने वॉलंटरी मूवमेंट को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, वो मूवमेंट्स को फाइन नहीं बना पा रहा है, स्किलफुल नहीं बना रहा है, क्योंकि मोस्ट अल्कोहल कंजम्पशन पर सबसे ज्यादा अफेक्ट इस पर पड़ता है बच्चों, सेरिबेलम। तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखा बच्चों, पर्संस हु टेक अल्कोहल इन एक्सेस देयर सेरिबेलम गेट्स अफेक्टेड, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच दे कुड नॉट मेंटेन देयर बैलेंस एंड देयर वॉकिंग गेट्स डिस्टर्ब्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन, दैट इज सेरिबेलम। चलिए बच्चों, हाइंड ब्रेन के लास्ट कंपोनेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगर मैं आपको मेडुला ऑब्लोंगेटा के स्ट्रक्चर का बताऊं, आप जानते हैं पॉन्स के नीचे की तरफ एक इलोंगेटेड ट्यूबुलर सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर जो पाया जाता है उसी को नाम दिया जाता है बच्चों मेडुला ऑब्लोंगेटा। और आपको एक और चीज मालूम होनी चाहिए बच्चों, यही मेडुला ऑब्लोंगेटा आगे एक्सटेंड होती है और मेडुला ऑब्लोंगेटा के एक्सटेंशन से इसका फंक्शन होता है स्पाइनल कॉर्ड। हमने यहां पर शुरुआती 2 पॉइंट्स लिखे बच्चों, मेडुला ऑब्लोंगेटा इज ट्यूबुलर एंड सिलिंड्रिकल इन शेप एंड मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। चलिए बच्चों, अब मैं आपको मेडुला के फंक्शंस की तरफ ले चलता हूं, ध्यान सुनेंगे। ऑल द इनवॉलंटरी एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। बच्चों, सेरिब्रम और सेरिबेलम को हमने वॉलंटरी एक्टिविटी के साथ रिलेट किया है, जबकि मेडुला को रिलेट करते हैं बच्चों विद द इनवॉलंटरी एक्टिविटीज। बच्चों, आपकी एनसीईआरटी पेज नंबर 321 पर हाइंड ब्रेन में मेडुला का स्टेटमेंट लिखिए, ध्यान सुनेंगे। द मेडुला कंटेन्स सेंटर व्हिच कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन। और देखिए बच्चों,
बच्चों एनसीईआरटी ने जो तीनों टर्म्स यहां पर मेंशन किए हैं ये तीनों इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को इंडिकेट करते हैं। जैसे कि बच्चों मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। ये वाला पार्ट बच्चों आप ब्रीदिंग एक्सचेंज गैस में पढ़ेंगे वहां पर आपको पढ़ाया जाता है। मेडुला में पाए जाते हैं डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप डीआरजी एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये कहीं ना कहीं हमारी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग को रेगुलेट करते हैं। तो इसमें याद रखेंगे हमारी ब्रीदिंग को, हमारी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की रिदम को कौन रेगुलेट करता है बच्चों? मेडुला ऑब्लोंगेटा। फिर हमने अगला फंक्शन लिखा बच्चों मेडुला हमारे कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स को भी रेगुलेट करता है। आपने ये भी सर्कुलेटरी सिस्टम वाले पार्ट में पढ़ाया जाता है बच्चों। मेडुला में पाए जाते हैं कार्डियक एक्सिलेटरी सेंटर जो हमारी हार्ट रेट को बढ़ाता है, साथ ही साथ मेडुला में मिलते हैं कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर जो हमारी हार्ट रेट को घटाने का काम करते हैं। और बच्चों वस्कुलर का मतलब रिलेटेड टू द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। बस याद रखेंगे हमारी हार्ट की एक्टिविटी और ब्लड वेसल्स के डायमीटर ये सभी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज हैं, इनको रेगुलेट करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। और एनसीईआरटी ने लास्ट फंक्शन लिखा बच्चों मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे गैस्ट्रिक सिक्रेशंस को भी रेगुलेट करता है। इसका एक्सप्रेशन बस बच्चों मेडुला ऑब्लोंगेटा से हमें क्रेनियल नर्व की बात करते हैं बच्चों, दैट इज वेगस। और ये वेगस हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं उनके सिक्रेशन को प्रमोट करती है। और जो यहीं से आपके एम्स का एक बेहद खूबसूरत सवाल पूछा गया था, अगर किसी इंसान की वेगस नर्व को ओवर स्टिमुलेशन मिल जाए तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? उसका करेक्ट आंसर दैट इज पेप्टिक अल्सर। चाहे गैस्ट्रिक वर्ड हो चाहे पेप्टिक वर्ड बच्चों, दोनों ही वर्ड्स का इस्तेमाल हम स्टमक के लिए करते हैं। मैंने आपसे अभी क्या कहा, वेगस नर्व जो होती है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिमुलस प्रोवाइड करती है फॉर द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। आपको पता होना चाहिए बच्चों, आप डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, गैस्ट्रिक जूस का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या होगा अगर किसी की वेगस को ओवर स्टिमुलेशन मिलेगा तो क्या होगा, उसके स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ओवर स्टिमुलेट होकर एचसीएल का ज्यादा प्रोडक्शन करेंगी। स्टमक में अगर एसिडिक कंटेंट ज्यादा हो जाएगा तो स्टमक के अंदर घाव हो सकते हैं, अल्सर्स हो सकते हैं, दैट इज पेप्टिक अल्सर्स। अब बच्चों ये तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने आपको मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा कंट्रोल किए गए इनवॉलंटरी फंक्शंस के बारे में बताया। और साथ साथ एक और चीज सुनिए बच्चों, अभी हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन इन द नर्वस सिस्टम। मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों ऑल द रिफ्लेक्स एक्शंस ऑफ द बॉडी आर इनवॉलंटरी। एक और चीज सुनिए, मैक्सिमम ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। बच्चों कुछ रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे भी होते हैं जिनको मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। मैंने आपको बताया ऑल द रिफ्लेक्स एक्शंस आर इनवॉलंटरी नेचर। तो देखिए बच्चों मेडुला ऑब्लोंगेटा कुछ क्रेनियल रिफ्लेक्स को भी कंट्रोल करता है, जैसे कि स्नीजिंग रिफ्लेक्स। मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूं। स्नीजिंग रिफ्लेक्स मतलब ये होता है बच्चों छींकते समय हमारी पलकें बंद हो जाया करती हैं ताकि आईबॉल बाहर की तरफ प्रोट्रूड ना हो सके। बस याद रखेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा आल्सो कंट्रोल्स सर्टेन क्रेनियल रिफ्लेक्सेस, फॉर एग्जांपल स्नीजिंग रिफ्लेक्स, सलाइवेशन रिफ्लेक्स, कफिंग रिफ्लेक्स, स्वेलिंग रिफ्लेक्स, वॉमिटिंग रिफ्लेक्स एंड यॉर्निंग रिफ्लेक्स। बस इतना याद रखेंगे बच्चों। सेरिब्रम और सेरिबेलम को तो हम वॉलंटरी मसल्स के रेगुलेशन के साथ रिलेट करते हैं। वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मसल सेरिब्रम, इनवॉलंटरी कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मसल सेरिबेलम, जबकि ऑल द इनवॉलंटरी एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो इसी के साथ बच्चों हम कंप्लीट करते हैं ब्रेन वाले पार्ट को। चलिए बच्चों इसी के साथ हमने कंप्लीट किया ब्रेन वाले एंटायर टॉपिक को। यहां पर हमने स्टडी किया बच्चों द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अब मैं आपको ले चलता हूं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की तरफ, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। बच्चों उसी सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे। हमें स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर भी स्टडी करना है और हमें स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस भी स्टडी करने हैं। एक काम करते हैं पहले जल्दी से मैं आपके सामने स्पाइनल कॉर्ड के इन जनरल फंक्शंस को यहां पर समराइज कर रहा हूं। आप ध्यान सुनिए बच्चों, बहुत मेहनत से पढ़ाया जाएगा, आप कनेक्टेड रहेंगे। इतना याद रखेंगे स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज ब्रिज बिटवीन द ब्रेन एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इसका मतलब ये हुआ बच्चों स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन और बॉडी के बाकी ऑर्गन्स के बीच में रिले पाथवे का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब ये हुआ ब्रेन से आने वाली मोटर इंपल्सेस, हम सभी इंपल्सेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम इन जनरल बात कर रहे हैं। आप कनेक्टेड रहेंगे बच्चों। ब्रेन से अगर कोई मोटर इंपल्स बॉडी के किसी दूसरे ऑर्गन तक जाना चाहती हो या फिर बॉडी के किसी दूसरे ऑर्गन से सेंसरी इंपल्स अगर ब्रेन तक जाना चाहती हो तो इन सेंसरी और मोटर इंपल्सेस के लिए रिले पाथवे का फॉर्मेशन कौन करता है? दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। यानी कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड प्रोवाइड्स रिले पाथवे फॉर मेजॉरिटी ऑफ द इंपल्सेस कमिंग फ्रॉम द ब्रेन और इंपल्सेस गोइंग टुवर्ड्स द ब्रेन। आपको इतना याद रखना बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज ब्रिज बिटवीन द ब्रेन एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। आपको याद होगा बच्चों थोड़ी देर पहले हमने यहां पर डिस्कस किया था मेडुला ऑब्लोंगेटा जो कि हमारे ब्रेन का पार्ट है वो सर्टेन रिफ्लेक्स एक्शंस को रेगुलेट करता था। और देखिए बच्चों ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन जिनको ब्रेन रेगुलेट करता है, सच रिफ्लेक्स एक्शन आर रेफर्ड टू एज क्रेनियल रिफ्लेक्स। आपको याद रखना होगा मैक्सिमम रिफ्लेक्स एक्शंस इन आवर बॉडी, या फिर मैं कहना चाहूंगा मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शंस इन आवर बॉडी आर रेगुलेटेड एंड कंडक्टेड बाय स्पाइनल कॉर्ड। यहां पर मैं मेंशन किया बच्चों इट रेगुलेट्स एंड कंडक्ट्स मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शंस ऑफ द बॉडी। अब दो पॉइंट जरूर याद रखें, एक तो हमारे ब्रेन और बॉडी के बाकी ऑर्गन्स के बीच में कनेक्शन के तौर पर, रिले पाथवे के तौर पर, ब्रिज फॉर्मेशन के तौर पर प्रेजेंट होता है, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। और एक और चीज याद रखें बच्चों, हमारी बॉडी के मैक्सिमम रिफ्लेक्स एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? दैट इज स्पाइनल कॉर्ड। और हम पढ़ेंगे ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन जिनको स्पाइनल कॉर्ड रेगुलेट करता है, सच रिफ्लेक्स एक्शंस आर रेफर्ड टू एज स्पाइनल रिफ्लेक्स। तो हमने इन जनरल स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस को यहां पर समराइज किया है। अब हमें स्टडी करना है द स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और देखिए बच्चों यहां पर स्पाइनल कॉर्ड की लोकेशन को समझने के लिए हम फिर से मॉडल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। आप कनेक्टेड रहेंगे। यहां से देखिए बच्चों, अभी आप देख रहे हैं द डोर्सोलेटरल व्यू ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। सही बात बच्चों, हम पढ़ चुके हैं जो ब्रेन होता है इट इज कवर्ड बाय ए क्रेनियल बॉक्स व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ ए टोटल ऑफ 8 बोन्स। अब मैं आपको यहां पर बोन्स की पोजीशन वापस रिवाइज कर रहा हूं। ध्यान से देखिए बच्चों, ये मेरा ब्रेन है तो आगे की तरफ यहां पर होगी फ्रंटल बोन, हम पढ़ चुके हैं। ऊपर की तरफ यहां पर होंगी दो पैराइटल बोन्स, साइड में दो होंगी बच्चों टेम्पोरल बोन्स और पीछे की तरफ पोस्टीरियर साइड पर ये जो मेरा हाथ आपको नजर आ रहा है बच्चों, आप मान के चलिए ये है ऑसिपिटल बोन। और खास बात है बच्चों, ऑसिपिटल बोन जो होती है वो थोड़ा सा अंदर की तरफ कर्व्ड होती है। तब आप देख सकते हैं बच्चों जो ब्रेन का लास्ट पार्ट है यानी जो मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला पार्ट है उसके नीचे लाई करती है ऑसिपिटल बोन। और आप एक और चीज जानते हैं बच्चों, मेडुला ऑब्लोंगेटा की ही एक्सटेंशन से इसका डेवलपमेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड का। अब खास बात है बच्चों, मैं आपको समझा रहा हूं द लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। बच्चों हम यहां पर इसको मॉडल की मदद से विजुअलाइज करेंगे, फिर यहां पर इसको एक बार फिर से यहां पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो कनेक्ट करेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, मेडुला ऑब्लोंगेटा के जस्ट नीचे कौन सी बोन सिचुएटेड बच्चों? दैट इज ऑसिपिटल बोन। एक्चुअली में क्या होता है, ऑसिपिटल बोन में एक फोरामेन पाया जाता है। अब बहुत इतना सुनो बच्चों, ऑसिपिटल बोन में एक फोरामेन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम। कहते हैं बच्चों फोरामेन ऑफ मैग्नम। और क्या होता है, इसी फोरामेन ऑफ मैग्नम से हमारी मेडुला ऑब्लोंगेटा बाहर की तरफ एक्सटेंड होती है। और देखिए बच्चों मेडुला ऑब्लोंगेटा के एक्सटेंशन से ये जो इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है इसी को हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। आपको इतना याद रखना बच्चों, मेडुला ऑब्लोंगेटा कम्स आउट थ्रू फोरामेन ऑफ मैग्नम एंड दिस एक्सटेंशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा इज रेफर्ड टू एज स्पाइनल कॉर्ड। देखिए बच्चों खास बात यह है, चाहे ब्रेन वाला पार्ट हो या फिर वो स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट हो, हम जानते हैं दोनों ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो दोनों को ही प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है। अब आप जानते हैं बच्चों, ब्रेन को तो आपने क्रेनियल बॉक्स से प्रोटेक्शन दे रखी है, तो बच्चों उसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देने में हेल्प करती है, दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। आई रिपीट बच्चों, ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, मॉडल यहां पर रख देता हूं, ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है दैट इज क्रेनियल बॉक्स। और सिमिलरली बच्चों स्पाइनल कॉर्ड को जो स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। देखिए बच्चों उसको समझाने के लिए मैंने आपके सामने फिर से रफली कार्डबोर्ड से यहां पर कुछ मॉडल डिजाइन किए। आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये मैंने आपके सामने एक टिपिकल वर्टिब्री का डायग्राम बनाया है। आप जानते हैं बच्चों किसी भी वर्टिब्री में वैसे वर्टिब्रल कॉलम जो टॉपिक होगा बच्चों या अलग से चैप्टर में स्टडी करेंगे दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मैं फिर से दोहरा रहा हूं बच्चों, आप वहां पढ़े या फिर यहां पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता है, टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। यहां पर समझ लें, वहां पर आप मुस्कुरा सकते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, किसी भी टिपिकल वर्टिब्री में हम कुछ कंपोनेंट्स को डिफाइन करते हैं। ध्यान से देखेंगे वर्टिब्री का ये जो सॉलिड पार्ट आपको नजर आ रहा है बच्चों, इसे तो कहा जाता है द बॉडी ऑफ वर्टिब्री और सेंट्रम ऑफ द वर्टिब्री। ध्यान से देखेंगे वर्टिब्री के बीचों बीच हमें एक फोरामेन नजर आता है, इसे हम कहते हैं वर्टिब्रल फोरामेन। आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, साइड में ये जो दो प्रोसेस अराइज होते हैं इन्हें कहते हैं
ट्रांसवर्स प्रोसेस, और देखिए पीछे की तरफ एक नुकीला प्रोसेस जो अराइज होता है इसे कहते हैं स्पाइनस प्रोसेस या फिर न्यूरल स्पाइन। देखिए बच्चों मैंने आपसे क्या कहा, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देने का काम करती है वर्टिब्रल कॉलम। आपको शायद पता होगा बच्चों, एम्ब्रायनिक स्टेज में जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होती है वो टोटल 33 वर्टिब्री से फॉर्म होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा 7 सर्वाइकल वर्टिब्रीज, 12 थोरेसिक वर्टिब्रीज, 5 लंबर वर्टिब्रीज, 5 सैक्रल वर्टिब्रीज एंड 4 कॉक्सियल वर्टिब्रीज। आप ये भी जानते हैं बच्चों, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट एडल्ट स्टेज में 33 वर्टिब्रीज से फाइनली कितनी बचती है बच्चों, दैट इज अ टोटल ऑफ 26 वर्टिब्री। मैं आपको बताना चाहूंगा एडल्ट स्टेज में जो एम्ब्रायनिक स्टेज की 5 सैक्रल वर्टिब्रीज होती हैं वो फ्यूज होकर एक सैक्रम बोन का फॉर्मेशन करती है, जबकि जो 4 कॉक्सियल वर्टिब्रीज होती हैं वो फ्यूज होकर एक कॉक्सिक्स बोन का फॉर्मेशन करती हैं। आपको इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये याद रखनी बच्चों, ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है 8 क्रेनियल बोन से मिलकर बना क्रेनियल बॉक्स, जबकि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एडल्ट स्टेज में 26 वर्टिब्री से मिलकर बनी दैट इज अ वर्टिब्रल कॉलम। देखिए खास बात बच्चों ध्यान से देखेंगे, ये तो मैंने आपको एक वर्टिब्री यहां पर रिप्रेजेंट किया, इस डायग्राम को आपको कुछ इस तरह से ऑब्जर्व करना है। देखिए मैं आपके सामने इस तरह से खड़ा हूं, ऑब्जर्व करेंगे बच्चों। मान लेते हैं ये मेरी वर्टिब्रल कॉलम है, ध्यान से देखेंगे वर्टिब्री की जो बॉडी होती है बच्चों वो आगे की तरफ होती है, एंटीरियर साइड पर सिचुएटेड होती है या फिर हम कहते हैं वेंट्रल साइड पर सिचुएटेड होती है। ऑन द अदर हैंड वर्टिब्री का जो स्पाइनस प्रोसेस होता है बच्चों ये डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट होता है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ऊपर की तरफ ये तो हमें नजर आ रही है एक वर्टिब्री, और उसके नीचे देखिए बच्चों मैंने एक और वर्टिब्री को यहां पर रिप्रेजेंट किया है। और ये क्या होता है, वर्टिब्री का जो फोरामेन उसे हम कहते हैं वर्टिब्रल फोरामेन। यहां पर ये मॉडल में इसलिए यूज कर रहा हूं बच्चों ताकि मैं आपको स्पाइनल कॉर्ड के अरेंजमेंट को यहां पर विजुअलाइज करवा सकूं। आप कनेक्टेड रहेंगे, बहुत मेहनत से पढ़ाएंगे, ध्यान से बच्चों। तो क्या होता है, जो सारी की सारी वर्टिब्रीज होती हैं वो सीरीज में अलाइन होकर एक कॉलम का फॉर्मेशन करती हैं, एंड दिस कॉलम व्हिच इज फॉर्म्ड थ्रू द सीरियल वाइज अरेंजमेंट ऑफ द 26 वर्टिब्री इन द एडल्ट स्टेज इज रेफर्ड टू एज अ वर्टिब्रल कॉलम। और खास बात देखिए यहां पर क्या हुआ है, सभी वर्टिब्रीज के सीरीज में अलाइन होने की वजह से उन सभी वर्टिब्री के जो फोरामेन है वो यहां पर एक सीक्वेंस में अलाइन होकर पूरी एक कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं, एंड दिस कैनाल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज रेफर्ड टू एज अ न्यूरल कैनाल। गलती ना हो जाए बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड भी अंदर से होलो होती है, स्पाइनल कॉर्ड की जो कैनाल होती है उसे हम कहते हैं न्यूरोसील या फिर सेंट्रल कैनाल। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर की जो कैविटी होती है उसे हम कहते हैं न्यूरोसील या फिर सेंट्रल कैनाल। ऑन द अदर हैंड द कैनाल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज रेफर्ड टू एज अ न्यूरल कैनाल। बस इतना याद रखेंगे, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है वर्टिब्रल कॉलम। सभी वर्टिब्रीज एक सीक्वेंस में जब अलाइन होती हैं तो उनके वर्टिब्रल फोरामेन सीक्वेंस में अलाइन होकर वर्टिब्रल कॉलम के सेंटर में एक कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूरल कैनाल, और इसी न्यूरल कैनाल में हमारी स्पाइनल कॉर्ड इस तरह से सिचुएटेड होती है। तो बस इतना याद रखना बच्चों, आपके मॉडल का स्टेटमेंट है, मैं एज इट इज पढ़कर आपको बता रहा हूं, आप ध्यान सुनेंगे। Medulla oblongata, इतना सुनो बच्चों, medulla oblongata comes out through foramen of magnum of the occipital bone and it continues in the neural canal of the vertebral column, and this continued portion of medulla oblongata is referred to as a spinal cord। अब एक और चीज यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम की न्यूरल कैनाल में एक्सटेंड करती है। अगर आपको डायग्राम को यहां पर ट्रांसवर्स व्यू आपको दिखाऊं बच्चों, आप ध्यान से देखिए, दिस इज द ट्रांसवर्स व्यू। आप देख सकते हैं अभी आपको स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल फोरामेन के बीच में कुछ गैप नजर आ रहा होगा। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों, हमें स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल फोरामेन के बीच में गैप नजर आ रहा होगा। आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल फोरामेन के बीच में हमें गैप नजर आता है बच्चों। अगर ये गैप प्रेजेंट होगा तो शायद आप अपनी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे। जिस तरह से याद कीजिए बच्चों, ब्रेन और क्रेनियल बॉक्स के बीच में गैप को फिनिश करने के लिए वहां पर हम 3 मेनिंजेस को यूज करते हैं जिन्हें कहते हैं क्रेनियल मेनिंजेस। सिमिलरली स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्री के बीच के गैप को फिनिश करने के लिए यहां पर हम फिर से उन्हीं 3 मेनिंजेस को यूज करेंगे बच्चों। जब मेनिंजेस ब्रेन के चारों तरफ होती हैं उन्हें कहा जाता है क्रेनियल मेनिंजेस, और मेनिंजेस जब स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ होंगे उन्हें हम नाम देंगे स्पाइनल मेनिंजेस। और देखो यहां पर मैं आपको अंदर से बाहर की तरफ अगर मेनिंजेस का अरेंजमेंट बताऊं तो बिल्कुल सेम होगा। सबसे अंदर की तरफ होगी दैट इज पाया मेटर, जो यहां पर आपको रेड कलर से नजर आ रही है, हाईली मस्कुलर होती है। उसके बाहर की तरफ होती है दैट इज एरिकनोइड, जिसको हमने यहां पर ब्लू कलर से प्रेजेंट किया है, और सबसे बाहर की तरफ होती है दैट इज ड्यूरा मेटर, जिसको हमने यहां पर ग्रीन कलर से प्रेजेंट किया। बस इतना याद रखेंगे, ब्रेन को कवर करने के लिए वहां पर 3 क्रेनियल मेनिंजेस होती हैं। सिमिलरली स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने के लिए यहां पर 3 स्पाइनल मेनिंजेस पाई जाती हैं। अब देखिए बच्चों, इस फिगर की मदद से आपको और चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। ध्यान से देखिए बच्चों, दोनों वर्टिब्री की बॉडी के बीच में आपको यहां पर व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज की डिस्क नजर आ रही होगी जिसे हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, इस डिस्क की वजह से दो वर्टिब्री के बीच में एक गैप जनरेट हो जाता है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, दो वर्टिब्री के बीच में गैप जनरेट हो जाता है, इसे हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल स्पेस। और खास बात बच्चों, इस स्पेस में दोनों वर्टिब्री के बीच में भी एक छोटा सा फोरामेन पाया जाता है। देखिए बच्चों, वर्टिब्री का जो फोरामेन होता है उसे हम कहते हैं वर्टिब्रल फोरामेन, लेकिन दो वर्टिब्री के बीच में लेटरल साइड पर पेयर की फॉर्म में जो फोरामेन पाया जाता है उसे हम कहेंगे इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। और खास बात बच्चों, ये वही फोरामेन होंगे जहां से स्पाइनल नर्व्स पेयर की फॉर्म में एग्जिट आउट होंगी। बस आपको इतना याद रखना बच्चों, मेडुला ऑब्लोंगेटा कम्स आउट थ्रू फोरामेन ऑफ मैग्नम and it continues in the neural canal of the vertebral column, and this extended part of medulla oblongata is referred to as a spinal cord। हमने देखा बच्चों, दो वर्टिब्री के बीच में भी लेटरल साइड में पेयर की फॉर्म में फोरामेन्स पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, और ये वही फोरामेन होंगे जहां से स्पाइनल नर्व्स बाहर की तरफ एग्जिट आउट होंगी। अब देखिए बच्चों, मैं मॉडल को यहां पर साइड में रख देता हूं। अब हम यहां पर स्पाइनल कॉर्ड की लोकेशन को यहां पर फिर से समझने की कोशिश करें। आप कनेक्टेड रहेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे। आप देख सकते हैं ऑसिपिटल बोन में यहां पर हमने एक फोरामेन रिप्रेजेंट किया जिसे हम कह रहे हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम। उस फोरामेन ऑफ मैग्नम से मेडुला ऑब्लोंगेटा बाहर निकलती है, और मेडुला ऑब्लोंगेटा के एक्सटेंशन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम नाम देते हैं स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड के बारे में कुछ खास बात सुनिए बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से होलो होती है। स्पाइनल कॉर्ड की होलो कैविटी को कहा जाता है न्यूरोसील या फिर सेंट्रल कैनाल। आपको लॉजिक समझ आ रहा होगा बच्चों, हम बार-बार इसलिए रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपको लेक्चर के दौरान ही सारी इंफॉर्मेशन याद हो जाए। अब ध्यान से देखिए बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड का जो अपर पोर्शन होता है वो तो थोड़ा ब्रॉड होता है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड का जो टर्मिनल पार्ट होता है वो थोड़ा सा नुकीला हो जाया करता है, वो नैरो हो जाया करता है, एक कोन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। एंड दिस टर्मिनल कॉनिकल एंड मोस्ट पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज रेफर्ड टू एज कोनस मेडुलरिस, यानी कह सकते हैं कोनस मेडुलरिस इज द टर्मिनल एंड पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब खास बात देखिए बच्चों, मैंने आपको क्या कहा था, स्पाइनल कॉर्ड इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम को बच्चों हम सर्वाइकल रीजन से कॉक्सियल रीजन तक उसकी प्रेजेंस की बात करते हैं। पर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ध्यान सुनो बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट प्रेजेंट इन द एंटायर लेंथ ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। आई रिपीट बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड इज नॉट प्रेजेंट इन द एंटायर लेंथ ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। अब ध्यान से देख रहे होंगे, स्पाइनल कॉर्ड बच्चों वो लंबर फर्स्ट वर्टिब्रे पर आकर टर्मिनेट हो जाया करती है। यहां पे लिखा बच्चों L1, यानी हम कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल, यानी फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री। और ये कहां तक एक्सटेंड होती है बच्चों, ओनली अप टू फर्स्ट लंबर वर्टिब्री। यानी फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्पाइनल कॉर्ड डू नॉट एक्सटेंड इन द एंटायर लेंथ ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। और में क्लियरली लिखा बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ स्कल, स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री टू द फर्स्ट लंबर वर्टिब्री। अब खास बात देखिए बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड का जो लास्ट वाला पार्ट है, जो कोनस मेडुलरिस वाला पार्ट होगा बच्चों, क्या होता है, इस लास्ट वाले पार्ट से फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का एक फिलामेंट अराइज होता है। मैंने आपसे क्या कहा, स्पाइनल कॉर्ड के टर्मिनल पार्ट से फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का एक फिलामेंट यहां से अराइज होता है जो कि वर्टिब्रल कॉलम के लास्ट वाले पार्ट तक एक्सटेंड होता है। तो देखिए बच्चों, दिस फिलामेंटस स्ट्रक्चर व्हिच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द टर्मिनल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड एक्सटेंड्स अप टू द लास्ट एंड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज रेफर्ड टू एज अ फाइलम टर्मिनल। यानी मैं आपको यहां पर फिर से समराइज करना चाहूंगा बच्चों,
C1 से लेकर L1 तक पाई जाती है स्पाइनल कॉर्ड, जबकि L1 से लेकर कॉक्सियल पार्ट प्रेजेंट होता है, दैट इज फाइलम टर्मिनल। हम देख चुके हैं बच्चों, फाइलम टर्मिनल फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर है, इसमें नर्वस टिश्यू की बात नहीं करते हैं, इसलिए बच्चों फाइलम टर्मिनल एक नॉन नर्वस पार्ट है, जबकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड एक नर्वस पार्ट होती है। अब खास बात और समझो, आप देख सकते हैं आपको स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल फोरामेन की एजेस के बीच में कुछ गैप नजर आ रहा है बच्चों। मैं आपको बता चुका हूं, दिस गैप विल बी फिनिश्ड विद द हेल्प ऑफ 3 स्पाइनल मेनिंजेस। अंदर से बाहर की तरफ देखते हैं बच्चों, जो इनर मोस्ट स्पाइनल मेनिंज होगी दैट वुड बी पाया मैटर, और पाया मैटर में खास बात ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों, पाया मैटर इज प्रेजेंट इन द एंटायर लेंथ ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। आप ध्यान से देखिए बच्चों, पाया मैटर स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ के अलोंग सिचुएटेड है, पर ये पाया मैटर एंटायर फाइलम टर्मिनल की लेंथ पर भी सिचुएटेड होती है, यानी कह सकते हैं पाया मैटर इज प्रेजेंट इन द एंटायर लेंथ ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। देखिए बच्चों, अब यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं दो और स्पाइनल मेनिंजेस के बारे में, एक तो है एरेक्नॉइड और एक होगी ड्यूरा मैटर। देखिए बच्चों, एरेक्नॉइड और ड्यूरा मैटर स्पाइनल कॉर्ड की एंटायर लेंथ पर तो है, पर ये वर्टिब्रल कॉलम की एंटायर लेंथ पर सिचुएटेड नहीं होती। मैं आपको बताना चाहूंगा, एरेक्नॉइड एंड ड्यूरा मैटर एक्सटेंड्स ओनली अप टू सेकंड सेक्रल वर्टिब्री। यहां पर हमको मेंशन करना चाहिए बच्चों S2 यानी सेकंड सेक्रल वर्टिब्री। आपको कितना याद रखना है, ऑल द 3 मेनिंजेस आर प्रेजेंट इन द एंटायर लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, बट ऑल द 3 मेनिंजेस आर नॉट प्रेजेंट इन द एंटायर लेंथ ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। पाया मैटर C1 से लेकर लास्ट कॉक्सियल पार्ट तक प्रेजेंट होती है, जबकि एरेक्नॉइड और ड्यूरा मैटर C1 से लेकर सेकंड सेक्रल वर्टिब्री तक प्रेजेंट होती है। अब खास बात देखिए बच्चों, हम पढ़ चुके हैं एरेक्नॉइड के नीचे जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। ये जो आपको नजर आ रहा है ये है सब एरेक्नॉइड स्पेस, और याद कीजिए सब एरेक्नॉइड स्पेस में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी कि CSF। यहां पर मेंशन किया बच्चों, एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन के नीचे जो स्पेस हम कहते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस, और यहां पर जो फ्लूइड होता है हम कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब खास बात देखिए बच्चों, जो क्रेनियल ड्यूरा मैटर होती है वो डबल लेयर होती है। यहां पे एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आता है बच्चों, जो स्पाइनल ड्यूरा मैटर होती है वो सिंगल लेयर होती है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको पहले बता चुका हूं, क्रेनियल ड्यूरा मैटर के ऊपर यानी वहां पर एपिड्यूरल स्पेस एब्सेंट होता है, ऑन द अदर हैंड स्पाइनल ड्यूरा मैटर के ऊपर यानी यहां पर एपिड्यूरल स्पेस प्रेजेंट होता है। तो आपको दो पॉइंट यहां पर याद रखने हैं, क्रेनियल ड्यूरा मैटर डबल लेयर होती है, ऑन द अदर हैंड स्पाइनल ड्यूरा मैटर सिंगल लेयर होती है। क्रेनियल ड्यूरा मैटर के ऊपर स्पेस एब्सेंट होता है, स्पाइनल ड्यूरा मैटर के ऊपर स्पेस प्रेजेंट होता है। तो यहां पर हमने स्टडी किया बच्चों, द लोकेशन, द पोजीशन, द अरेंजमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब देखिए बच्चों, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और शेयर करना चाहता हूं, या मेडिकल टर्म्स में काम आता है बच्चों, आप ध्यान सुनेंगे। हमारी बॉडी के ऑर्गन्स प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, उसको अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए बच्चों आपने देखा होगा, या तो हम ब्लड सैंपल की स्टडी करते हैं या फिर इन जनरल यूरिन सैंपल को कलेक्ट करके उसकी स्टडी की जाती है। क्योंकि बच्चों बॉडी के ऑर्गन्स प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं उसका पता लगाया जा सकता है मेटाबॉलिक वेस्ट के फॉर्मेशन से, उनकी ब्लड और यूरिन में कंसंट्रेशन से हम उस चीज को स्टडी कर सकते हैं। बच्चों सिमिलरली मेडिकल कॉलेज की बुक्स क्लियर लिखती है, अब अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि आपका न्यूरल सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, तो उसके लिए बच्चों हम CSF को कलेक्ट करते हैं, CSF के कंपोजिशन को स्टडी करते हैं। खास करके बच्चों याद कीजिए, हम अपने बात करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर की, यानी बच्चों हम अपने ब्रेन में ब्लड की प्रेजेंस की बात नहीं करते। मैं आपको पहले बता चुका हूं, हमारी ब्रेन में जो इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन में CSF इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, हमारा न्यूरल सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, उसकी स्टडी के लिए हमें CSF को कलेक्ट करना होता है, CSF के कंपोजिशन को स्टडी करना होता है। तो बच्चों अब हमारा टारगेट है CSF को कलेक्ट करना। याद कीजिए, CSF दो जगह पर पाया जाता है, एक तो बच्चों ये सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के अंदर होता है, याद करेंगे ब्रेन की कैविटीज वेंट्रिकल्स में थ्रू द कॉर्टेक्स CSF का फॉर्मेशन होता था। तो देखिए बच्चों, ब्रेन की कैविटीज वेंट्रिकल्स के अंदर CSF होता है। सिमिलरली स्पाइनल कॉर्ड की जो कैविटी होती है न्यूरोसेल, उसमें भी CSF प्रेजेंट होता है। यानी बच्चों CSF एक तो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम की कैविटीज में प्रेजेंट है, साथ ही साथ ये सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में बाहर की तरफ यानी सब एरेक्नॉइड स्पेस में पाया जाता है। तो देखिए बच्चों, जब आपको CSF सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में बाहर की तरफ से मिल सकता है, तो पहली बात तो हम CSF को सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के इनर साइड से कलेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों वहां पर मेजर सर्जरीज इन्वॉल्व होंगी और वो थोड़ा रिस्की प्रोसीजर हो जाएगा। तो पहली बात तो अगर आपको CSF कलेक्ट करना है तो आप टारगेट लेकर चलेंगे कि आप CSF को सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के बाहर की तरफ से यानी कि सब एरेक्नॉइड स्पेस से कलेक्ट करेंगे। अब यहां पर भी हमारे पास दो ऑप्शन बच्चों, या तो हम ब्रेन के बाहर जो सब एरेक्नॉइड स्पेस है वहां से CSF को कलेक्ट करें, या फिर स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जो सब एरेक्नॉइड स्पेस है वहां से CSF को कलेक्ट करें। तो जाहिर सी बात बच्चों, ब्रेन के बाहर से सब एरेक्नॉइड स्पेस से CSF को कलेक्ट करना भी अपने आप में बहुत रिस्की प्रोसीजर होगा। तो बच्चों यहां पर हम CSF को कलेक्ट करेंगे थ्रू द सब एरेक्नॉइड स्पेस प्रेजेंट आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन यहां पर देखिए बच्चों, आपको मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं। आप देखिए बच्चों, एक तो है C1 से लेकर L1 तक। आप यहां पर ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, इसे मैं मार्क कर रहा हूं L1 वाला पार्ट, ध्यान से देखेंगे C1 से लेकर L1, यहां पर भी आपको CSF अवेलेबल होगा। एक ऑप्शन बच्चों L1 से लेकर S2, यहां पर भी आपको CSF यहां पर मिल सकता है। देखिए बच्चों, S2 से लेकर लास्ट वाले पार्ट से हम CSF कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर हम सब एरेक्नॉइड स्पेस या फिर CSF की प्रेजेंस की बात नहीं करते। तो देखिए, आपके पास स्पाइनल कॉर्ड के बाहर से जो सब एरेक्नॉइड स्पेस है वहां से CSF कलेक्ट करने के दो एरियाज अवेलेबल हैं। एक तो आप C1 से L1 के बीच में कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर L1 से S2। जाहिर सी बात बच्चों, यहां पर हम CSF को कलेक्ट करेंगे L1 से लेकर S2 रीजन प्रेजेंट सब एरेक्नॉइड स्पेस है। क्योंकि ध्यान से देखिए बच्चों, CSF को कलेक्ट करने के लिए आपको यहां पर सिरिंज को यूज करना होगा, हमें नीडल को इंसर्ट करना होगा। ध्यान से देखिए, C1 से लेकर L1 पर ये तो बच्चों स्पाइनल कॉर्ड की लोकेशन है, व्हिच इज द नर्वस पार्ट। यहां पर हम नीडल को इंसर्ट करने का रिस्क नहीं उठाएंगे, यहां पर हम नीडल को इंसर्ट करेंगे बच्चों L1 से लेकर S2 के बीच में, क्योंकि यहां पर फाइलम टर्मिनल वाला पार्ट प्रेजेंट है, यहां पर नॉन नर्वस वाला पार्ट प्रेजेंट है, तो यहां पर डैमेज होने के चांसेस काफी कम होंगे। तो आप कंफर्म याद रखेंगे बच्चों, CSF को आप जो कलेक्ट करेंगे वो सब एरेक्नॉइड स्पेस से कलेक्ट करेंगे, व्हिच इज सिचुएटेड बिटवीन द फर्स्ट लंबर वर्टिब्री एंड द सेकंड सैक्रल वर्टिब्री। अब ध्यान से देखिए बच्चों, CSF को अगर आप कलेक्ट करना चाहते हैं तो आपकी जो सिरिंज है बच्चों वो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से एंटर होगी, लेकिन पहले उसे ड्यूरा मैटर को पंक्चर करना होगा, फिर उसे एरेक्नॉइड को पंक्चर करना होगा, फिर आप पहुंचेंगे सब एरेक्नॉइड स्पेस जहां से आप CSF को कलेक्ट कर सकते हैं। यानी बच्चों, CSF को कलेक्ट करने के लिए हमें मेनिंजेस को पंक्चर करना होता है, और मोस्ट प्रेफरेबली L3 और L4 के बीच में से मेनिंजेस को पंक्चर करके CSF को कलेक्ट किया जाता है। आप जानते हैं बच्चों, L1 और S2 के बीच में कहीं ना कहीं हम थर्ड लंबर वर्टिब्री और फोर्थ लंबर वर्टिब्री की प्रेजेंस की बात करेंगे। तो देखिए बच्चों, L3 और L4 के बीच में से मोस्ट प्रेफरेबली, क्योंकि बेहद आसान होता है, तो क्या होता है बच्चों, L3 L4 के बीच में से आप अपनी सिरिंज को इंसर्ट करवाते हुए मेनिंजेस को पंक्चर करते हुए CSF को कलेक्ट करते हैं। और देखिए बच्चों, लंबर रीजन से मेनिंजेस को पंक्चर करते हुए CSF को कलेक्ट करने की इसी टेक्निक को नाम दिया जाता है लंबर पंक्चर। तो आपके इसमें सवाल पूछा भी जा चुका है, ये मेडिकल टर्म है, आप जरूर याद रखेंगे। हमारा न्यूरल सिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, उसको एनालाइज करने के लिए हमें CSF को कलेक्ट करना है, और CSF को कलेक्ट करने के लिए हम L3 L4 के बीच में से यानी लंबर रीजन से मेनिंजेस को पंक्चर करते हैं, एंड दिस टेक्निक इज रेफर्ड टू एज
लंबर पंक्चर। तो बच्चों यहां पर हमने स्पाइनल कॉर्ड के लोकेशन और अरेंजमेंट को कंप्लीट किया है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं द प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड अलोंग विद इट्स हिस्टोलॉजी। देखिए बच्चों जो हमने मॉडल की मदद से पढ़ा था उसे आप यहां पर विजुअलाइज कर सकते हैं। आपको नजर आ रहा होगा ये जो पार्ट ये तो वर्टिब्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देख सकते हैं बच्चों दोनों वर्टिब्री की बॉडी के बीच में ये जो आपको नजर आ रहा है ये है दैट इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। मैंने आपसे कहा था बच्चों सभी वर्टिब्री के फोरामेन एक सीरीज में अलाइन होकर वर्टिब्रल कॉलम में कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूरल कैनाल। और उसी न्यूरल कैनाल में हमारी स्पाइनल कॉर्ड सिचुएटेड होती है। और ध्यान से देखिए बच्चों दोनों वर्टिब्री के बीच में यहां पर आपको कुछ फोरामेन नजर आ रहे होंगे, इन्हें कहते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। और मैं आपको बता दूं बच्चों ये वही फोरामेन होंगे जहां से स्पाइनल नर्व एग्जिट आउट होती है। अब चलिए बच्चों हमें स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर वाला पार्ट यहां पर स्टडी करना है और उसको स्टडी करने के लिए पहले मैं आपको स्पाइनल कॉर्ड का यहां पर ट्रांसफर सेक्शन समझाने जा रहा हूं। हम यहां पर स्पाइनल कॉर्ड के हिस्टोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, फिर से मैं अपने उस मॉडल का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप जुड़े रहेंगे बच्चों। मान लेते हैं ये मेरी स्पाइनल कॉर्ड बच्चों, इतना से सुने अगर ये मेरी स्पाइनल कॉर्ड है तो ये आगे वाला पार्ट कहलाएगा बच्चों वेंट्रल या फिर इसको एंटीरियर कह रहे हैं, पीछे वाला पार्ट कहलाएगा डोर्सल या फिर इसको हम पोस्टीरियर कह रहे हैं, और जो साइड वाला पार्ट होगा इसे कहेंगे बच्चों लेटरल साइड। अब ध्यान से देखिए मैं आपको स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन लेकर बताने जा रहा हूं। तो हमने क्या किया है स्पाइनल कॉर्ड का मैंने ट्रांसफर सेक्शन लिया और इसको आपके सामने कुछ इस तरह से मूव किया है। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों जो एंटीरियर पार्ट था जो वेंट्रल साइड थी वो नीचे की तरफ मूव हो गई है और जो डोर्सल और पोस्टीरियर साइड थी वो ऊपर की तरफ मूव हो गई है। देखिए बच्चों यहां पर आप ऑब्जर्व करने जा रहे हैं द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब ध्यान से देखिए बच्चों जो डोर्सल साइड है जो पोस्टीरियर साइड है उसे हमने ऊपर की तरफ मेंशन किया है, जो वेंट्रल और एंटीरियर साइड स्टैंडर्ड कहते हैं उसे हमने यहां पर नीचे की तरफ मेंशन किया है और साइड में हम लेटरल साइड की बात कर सकते हैं। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं बच्चों द हिस्टोलॉजी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। याद करेंगे हमने पढ़ा था बच्चों ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का अरेंजमेंट आपको याद होना चाहिए। सेरिब्रम और सेरिबेलम में तो बाहर की तरफ होता था ग्रे मैटर जबकि अंदर की तरफ होता था व्हाइट मैटर। तो बच्चों स्पाइनल कॉर्ड में उसका जस्ट रिवर्स अरेंजमेंट देखने को मिलता है। अब ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड में अंदर की तरफ होता है ग्रे मैटर जबकि बाहर की तरफ होता है बच्चों व्हाइट मैटर। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं स्पाइनल कॉर्ड में जो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का अरेंजमेंट है आप उसे जरूर याद रखेंगे बच्चों। स्पाइनल कॉर्ड में अंदर की तरफ होता है ग्रे मैटर जबकि बाहर की तरफ क्या होता है व्हाइट मैटर। अब मैं आपको एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से देखेंगे एक्चुअली क्या होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट स्पाइनल कॉर्ड में अंदर की तरफ ग्रे मैटर है बाहर की तरफ व्हाइट मैटर। अब ध्यान से देखिए बच्चों ये डोर्सल साइड है ये लेटरल साइड है तो इसे आप कह सकते हैं डोर्सो लेटरल साइड। ये डोर्सल है ये लेटरल है तो इसे आप कह सकते हैं डोर्सो लेटरल साइड। ये वेंट्रल ये लेटरल तो इसे आप कह सकते हैं वेंट्रो लेटरल साइड। ये वेंट्रल ये लेटरल तो इसे आप कह सकते हैं वेंट्रो लेटरल साइड। देखिए बच्चों मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं एक्चुअली क्या होता है ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट स्पाइनल कॉर्ड का जो ग्रे मैटर होता है वो व्हाइट मैटर में प्रोजेक्ट होता है। अब देखिए किस तरह से प्रोजेक्ट होता है बच्चों डोर्सो लेटरल साइड पर कुछ इस तरह से आप ऑब्जर्व करेंगे बच्चों स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर डोर्सो लेटरल साइड में प्रोजेक्ट होता है। सिमिलरली स्पाइनल कॉर्ड का ग्रे मैटर वेंट्रो लेटरल साइड में भी प्रोजेक्ट होता है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर से डोर्सो लेटरल साइड पर वन पेयर हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर बन चुके हैं। सिमिलरली वेंट्रो लेटरल साइड पर वन पेयर हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर बन चुके हैं। देखिए बच्चों जो डोर्सो लेटरल साइड पर बनते हैं उन्हें नाम देते हैं डोर्सल हॉर्न और सिमिलरली जो वेंट्रो लेटरल साइड पर बनते हैं उन्हें कहते हैं वेंट्रल हॉर्न। आपको इतना याद रखना बच्चों स्पाइनल कॉर्ड में अंदर की तरफ होता है ग्रे मैटर बाहर की तरफ होता है व्हाइट मैटर। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट ग्रे मैटर प्रोजेक्ट्स इनटू व्हाइट मैटर एंड इट फॉर्म्स अ पेयर ऑफ हॉर्न्स ऑन ईच साइड। आप देख सकते हैं बच्चों डोर्सो लेटरल साइड पर डोर्सल हॉर्न का फंक्शन होता है। सिमिलरली वेंट्रो लेटरल साइड पर वेंट्रल हॉर्न का फंक्शन होता है। मुझे इतना बता दीजिए ये जो डोर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न है ये कौन से मैटर से बने हुए हैं दैट इज ग्रे मैटर बिकॉज़ दीस हॉर्न्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोजेक्शन ऑफ ग्रे मैटर इनटू द व्हाइट मैटर। तो यहां पर आप क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे बच्चों इन हॉर्न की वजह से स्पाइनल कॉर्ड का जो व्हाइट मैटर होता है वो 4 सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाया करता है। और देखिए बच्चों व्हाइट मैटर के जो 4 सेगमेंट्स होते हैं इन्हें नाम दिया जाता है व्हाइट कॉलम या फिर फ्यूनिकुलस। और खास बात है बच्चों स्पाइनल कॉर्ड का जो ग्रे मैटर होता है वो इंग्लिश अल्फाबेट एच शेप हमें नजर आता है या फिर कई बार इसे बटरफ्लाई शेप भी कहा जाता है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप जरूर याद रखेंगे बच्चों स्पाइनल कॉर्ड का जो ग्रे मैटर होता है वो एच शेप होता है या फिर बटरफ्लाई शेप होता है। अब देखिए बच्चों यही हिस्टोलॉजी मैं आपको यहां पर विजुअलाइज कर रहा हूं। आप ध्यान से देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड का आपने ट्रांसफर सेक्शन लिया है। आप देख सकते हैं बच्चों अंदर जो ग्रीन कलर से आपको विजुअलाइज किया गया आप मान कर चलिए ग्रे मैटर। ध्यान से देख सकते हैं ग्रे मैटर से कुछ हॉर्न्स लाइक स्ट्रक्चर बन चुके हैं और उन हॉर्न की वजह से स्पाइनल कॉर्ड का जो व्हाइट मैटर है वो 4 सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है जिन्हें कहते हैं व्हाइट कॉलम या फिर फ्यूनिकुलस। पर एक और खास बात बच्चों कभी कभार क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड के ही ग्रे मैटर से लेटरल साइड में भी हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकते हैं और लेटरल साइड में जो हॉर्न बनते हैं उन्हें आप नाम देंगे लेटरल हॉर्न। मुझे उम्मीद है आपको स्पाइनल कॉर्ड का अरेंजमेंट समझ में आया होगा। इट इज सिचुएटेड बिटवीन द C1 टू L1 वर्टिब्री। हमने वहां पर स्पाइनल मेनिंजेस की बात करी, हमने वहां पर एपिड्यूरल स्पेस की बात करी, हमने एक इंपॉर्टेंट टेक्निक की बात करी दैट इज लंबर पंक्चर। और यहां पर मैंने आपको स्पाइनल कॉर्ड की हिस्टोलॉजी बताई है। अंदर की तरफ ग्रे मैटर है जो बटरफ्लाई शेप है जो कि इंग्लिश अल्फाबेट एच शेप होता है। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूं दैट इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देखिए हमने स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन लिया है और उसको कुछ इस तरह से आपके सामने रखा है। तो देखिए बच्चों जो डोर्सल साइड है जो हमारी पोस्टीरियर साइड है वो ऊपर की तरफ रिप्रेजेंट हो रही है, जो वेंट्रल साइड है जो एंटीरियर साइड है वो नीचे की तरफ रिप्रेजेंट हो रही है। और देखिए बच्चों लेटरल साइड में आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड हमें वन पेयर फोरामेन यहां पर नजर आ रहे हैं जिन्हें नाम देते हैं बच्चों इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। और मैं आपसे कह चुका हूं ये वो फोरामेन होंगे जहां से स्पाइनल नर्व बाहर की तरफ एग्जिट आउट होगी। तो देखिए बच्चों एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं दैट इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट होगा बच्चों, ये हमारी स्पाइनल रिफ्लेक्स को समझने में जरूर हेल्प करेगा। आप कनेक्टेड रहेंगे, बहुत मेहनत से डिजाइन किया है। आइए बच्चों शुरू करते हैं द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ध्यान से देखिए अंदर की तरफ ग्रे मैटर है बाहर की तरफ व्हाइट मैटर है। स्पाइनल कॉर्ड की जो कैविटी है उसे नाम दिया है न्यूरोसेल या फिर सेंट्रल कैनाल। अब देखिए मैं यहां पर क्या बताने जा रहा हूं ग्रे मैटर एच शेप हो चुका है बटरफ्लाई शेप हो चुका है, व्हाइट मैटर 4 सेगमेंट्स में डिवाइड हो चुका है जिन्हें कहते हैं व्हाइट कॉलम या फिर फ्यूनिकुलस। अब खास बात देखिए बच्चों ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है ये तो है बच्चों द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड यानी यही सेंट्रल न्यूरल सिस्टम है। अगर इस कट सेक्शन के बाहर जैसे ही आप मूव करेंगे इसके बाहर जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है बच्चों इट वुड बी पार्ट ऑफ पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। देखिए क्या होता है ये जो हॉर्न्स होते हैं बच्चों ये आगे की तरफ कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए बच्चों ये जो हॉर्न है इससे एक रूट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो हॉर्न है इससे एक रूट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। देखिए बच्चों डोर्सल हॉर्न से जो रूट एग्जिट आउट होती है उसे नाम देते हैं डोर्सल रूट। सिमिलरली वेंट्रल हॉर्न से जो रूट निकलती है उसे कहते हैं वेंट्रल रूट। और खास बात बच्चों डोर्सल हॉर्न से ओरिजिनेट होने वाली डोर्सल रूट, वेंट्रल हॉर्न से ओरिजिनेट होने वाली वेंट्रल रूट, ये दोनों ही रूट यहां पर थोड़ी देर मूव करते हुए आपस में इंटरवर्टिब्रल फोरामेन पर आकर एक दूसरे के साथ मिल जाया करती है। बस इतना याद रखना है डोर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न से रूट लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होते हैं जिन्हें कहते हैं डोर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट रिस्पेक्टिवली। और ये थोड़ी देर मूव करने के बाद इंटरवर्टिब्रल फोरामेन पर आकर कंबाइन हो जाया करती हैं। अब देखिए बच्चों आपको दो बातें जरूर याद रखनी है। मैंने आपसे कहा था स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज ब्रिज बिटवीन द ब्रेन एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। आप मान कर चलिए बच्चों यहां पर बॉडी का कोई वॉलंटरी ऑर्गन हो सकता है, मान लेते हैं बच्चों यहां पर बॉडी का कोई वॉलंटरी ऑर्गन है और मान लेते हैं यहां पर कोई इनवॉलंटरी ऑर्गन है। देखिए बच्चों ऑर्गन और ब्रेन के बीच में स्पाइनल कॉर्ड एक ब्रिज के तौर पर काम करने वाली है। अब देखिए बच्चों दो बात आप यहां पर जरूर याद रखें।
जो सेंसरी नर्व फाइबर्स होंगे, जो सेंसरी इंपल्सेस होंगी, वो हमेशा डॉर्सल रूट का पार्ट होंगी। जो मोटर नर्व फाइबर्स होंगे, जो मोटर इंपल्सेस होंगी, वो हमेशा वेंट्रल रूट का पार्ट होंगे। ये बातें आप जरूर याद रखें बच्चों। डॉर्सल में सेंसरी होंगे जबकि वेंट्रल में सिर्फ मोटर नर्व फाइबर्स होंगे। और एक और चीज याद रखेंगे, ऑल द स्पाइनल नर्व्स विल बी ऑफ मिक्स्ड टाइप। मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, इन ह्यूमन बीइंग्स ए टोटल ऑफ 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर प्रेजेंट। बच्चों सारी की सारी स्पाइनल नर्व मिक्स्ड टाइप की होंगी। तो याद कीजिए बच्चों, द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन, द कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स इज नोन एज नर्व इन पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। देखिए बच्चों क्या होता है, अगर सेंसरी नर्व फाइबर्स का कलेक्शन होता है उसे हम कहते हैं सेंसरी नर्व। अगर मोटर नर्व फाइबर्स का कलेक्शन होता है उसे हम कहते हैं मोटर नर्व। देखिए बच्चों, अगर कुछ सेंसरी नर्व फाइबर भी हो, कुछ मोटर नर्व फाइबर भी हो, तो उस टाइप के नर्व को कहा जाता है मिक्स्ड नर्व। तो दो पॉइंट आपको जरूर याद रखने बच्चों, डॉर्सल में सेंसरी होंगे, वेंट्रल में मोटर होंगे, एंड ऑल द स्पाइनल नर्व्स विल बी ऑफ मिक्स्ड टाइप। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं द फिजियोलॉजी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। आप ध्यान सुनिए बच्चों, देखिए मान लेते बच्चों ये कोई वॉलंटरी ऑर्गन है, यहां से मान लेते हैं कोई सेंसरी इंपल्स स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हो रही है। और याद कीजिए बच्चों, मैक्सिमम सेंसरी न्यूरॉन्स आर सूडो यूनिपोलर। हो सकता है इस वाले वॉलंटरी ऑर्गन से कोई सेंसरी इंपल्स स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हो रही है। मैं आपको बता चुका हूं, सेंसरी इंपल्स किसी भी ऑर्गन से एंटर हो, वो जाएगी कहां से बच्चों, डॉर्सल रूट से। और खास बात देखिए बच्चों, डॉर्सल रूट में जो सेंसरी नर्व फाइबर्स हैं उनके यहां पर सेल बॉडी का कलेक्शन बन चुका है, एंड दिस कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इट इज सिचुएटेड आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और याद करेंगे बच्चों, द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज रेफर्ड टू एज गैंग्लिया। चूंकि ये गैंग्लिया डॉर्सल रूट में प्रेजेंट है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है डॉर्सल रूट गैंग्लिया। बस याद रखेंगे बच्चों, किसी भी वॉलंटरी ऑर्गन से जो सेंसरी इंपल्स है वो सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन की मदद से डॉर्सल रूट से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में पहुंचती है। अब देखिए खास बात क्या है, ये जो सेंसरी न्यूरॉन है ये स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में अपने कॉरस्पॉन्डिंग मोटर न्यूरॉन के साथ इंटीग्रेट करते हैं, सिनेप्स का फॉर्मेशन करते हैं। आपको कितना याद रखना बच्चों, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में जो सिनेप्स का डेवलपमेंट हो रहा है, जो इंटीग्रेशन हो रहा है, वो स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर में देखा जाता है। तो क्या होगा बच्चों, फिर ये मोटर न्यूरॉन अपनी इंपल्सेस को लेकर वेंट्रल रूट से होते हुए उसी कॉरस्पॉन्डिंग वॉलंटरी ऑर्गन में पहुंच जाया करते हैं। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट समझिए बच्चों, कुछ मोटर न्यूरॉन ऐसे भी होते हैं, मोटर है तो कंफर्म है वेंट्रल रूट से एग्जिट आउट होंगे। पर ध्यान से देखिए बच्चों, कुछ मोटर न्यूरॉन ऐसे होते हैं जिनकी सेल बॉडी लेटरल हॉर्न में सिचुएटेड होती है, और ऐसे मोटर न्यूरॉन जिनकी सेल बॉडी लेटरल हॉर्न में सिचुएटेड होती है, ये वेंट्रल रूट से एग्जिट करते हुए सीधे कहां पहुंचते हैं, इन वॉलंटरी ऑर्गन्स में। देखिए बच्चों, यहां पर हमने एक चीज को ऑब्जर्व की है, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन के बाहर की तरफ आप यहां पर एक्सॉन्स के कलेक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, एंड द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज रेफर्ड टू एज नर्व। और ऐसे नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती है उसे नाम देते हैं स्पाइनल नर्व। और ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, ये स्पाइनल नर्व मिक्स्ड टाइप की होगी। आपको यहां पर सेंसरी नर्व फाइबर्स भी नजर आ रहे हैं, आपको इसमें मोटर नर्व फाइबर्स भी नजर आ रहे हैं। तो बच्चों हमारी दोनों कंडीशन यहां पर सेटिस्फाई होती है, डॉर्सल में सिर्फ सेंसरी नर्व फाइबर्स हैं, वेंट्रल में सिर्फ मोटर नर्व फाइबर्स हैं, और स्पाइनल नर्व मिक्स्ड टाइप की होती है। अब लास्ट में एक और पॉइंट सुनिए बच्चों, जैसे ही स्पाइनल नर्व इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से एग्जिट आउट होती है, ये आगे चलकर तीन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाया करती है। बच्चों देखिए ब्रांच के लिए हम वर्ड करने जा रहे हैं रेमस। तो देखिए बच्चों, स्पाइनल नर्व की तीन ब्रांच हो जाया करती है, जो डॉर्सल साइड पर जाती है उसे कहते हैं रेमस डॉर्सलिस, जो वेंट्रल साइड पर जाती है उसे कहते हैं रेमस वेंट्रलिस, और जो हमारे इनवॉलंटरी ऑर्गन्स में चली जाती है उसे हम नाम देते हैं बच्चों रेमस कम्युनिकेंस। अब ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, रेमस डॉर्सलिस और रेमस वेंट्रलिस ब्रांचेस ऑफ द स्पाइनल नर्व आर ऑफ मिक्स्ड टाइप। ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों, रेमस डॉर्सलिस जो ब्रांच है उसमें सेंसरी और मोटर दोनों टाइप के नर्व फाइबर्स हैं, यानी वो एक मिक्स्ड ब्रांच है। सिमिलरली रेमस वेंट्रलिस में सेंसरी और मोटर दोनों टाइप के नर्व फाइबर्स हैं, यानी ये भी स्पाइनल नर्व की एक मिक्स्ड ब्रांच है। हमने आपसे क्या कहा था बच्चों, रेमस डॉर्सलिस और रेमस वेंट्रलिस वॉलंटरी ऑर्गन के साथ एसोसिएटेड हैं, यानी कि रेमस डॉर्सलिस एंड रेमस वेंट्रलिस विल फॉर्म सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। लेकिन लास्ट में देखिए बच्चों, ये ब्रांच जो कि सिर्फ और सिर्फ मोटर नर्व फाइबर से बनी है, जो कि इनवॉलंटरी ऑर्गन्स के साथ एसोसिएटेड है, इसे हम कहते हैं रेमस कम्युनिकेंस। तो बच्चों रेमस कम्युनिकेंस इज द प्योरली मोटर ब्रांच ऑफ द स्पाइनल नर्व, जो कि इनवॉलंटरी ऑर्गन्स के साथ एसोसिएटेड है। तो हम कह सकते हैं रेमस कम्युनिकेंस विल फॉर्म ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। आपको दो बातें यहां पर याद रखनी बच्चों, डॉर्सल में सेंसरी होंगे, वेंट्रल में मोटर होंगे, एंड ऑल द स्पाइनल नर्व्स विल बी ऑफ मिक्स्ड टाइप। अब देखिए बच्चों, आपकी नीट में एक बेहद आसान सवाल पूछा गया था, What will happen if the anterior horn of a spinal cord is injured? मैं बता चुका हूं बच्चों, डॉर्सल यानी पोस्टीरियर साइड, वेंट्रल यानी एंटीरियर साइड। तो सवाल ये पूछा गया था, अगर स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न को डैमेज कर दिया जाए तो क्या हुआ। तो हम पहले पढ़ चुके बच्चों, डॉर्सल में सेंसरी है और वेंट्रल यानी एंटीरियर हॉर्न में सिर्फ मोटर नर्व फाइबर है। अगर आप एंटीरियर हॉर्न को डैमेज करते हैं तो जो मोटर इंपल्सेस होंगी वो टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो बच्चों उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था थर्ड ऑप्शन, दैट इज मोटर इंपल्सेस टू द टारगेट ऑर्गन विल बी मोस्टली अफेक्टेड। तो बच्चों यहां पर हमने स्पाइनल कॉर्ड के ट्रांसफर सेक्शन को स्टडी किया, जो बातें मैंने आपको यहां पर डायग्रामेटिकली समझाई हैं उनको बच्चों यहां पर हम थ्योरेटिकली एक बार स्लाइड की मदद से पढ़कर देखते हैं। आप कनेक्टेड रहेंगे। इन ह्यूमंस ए टोटल ऑफ 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर फॉर्म्ड। ईच स्पाइनल नर्व इज ऑफ मिक्स्ड टाइप व्हिच अराइजेस फ्रॉम द रूट्स ऑफ द हॉर्न्स ऑफ द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। हम देख चुके हैं बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर के हॉर्न से जो रूट बनती है, जब वो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से एग्जिट होती है, उसी से स्पाइनल नर्व का डेवलपमेंट होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूं बच्चों, डॉर्सल रूट में सिर्फ सेंसरी यानी एफरेंट नर्व फाइबर्स होंगे, जबकि वेंट्रल रूट में सिर्फ मोटर या फिर इफरेंट नर्व फाइबर्स होंगे। देखिए बच्चों, इसी के साथ कंप्लीट होता है द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। आफ्टर द ट्रांसफर सेक्शन स्पाइनल कॉर्ड, इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए बच्चों, दैट इज रिफ्लेक्सेशन, व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। पर हम क्या करने जा रहे हैं, रिफ्लेक्सेशन टॉपिक को हम आज के इस लेक्चर पे स्किप करते हैं बच्चों। मैं आपसे वादा करता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम रिफ्लेक्सेशन को बहुत इत्मीनान से समय खर्च करते हुए स्टडी करेंगे। तो टाइम को यूटिलाइज करते हुए आज के इस बच्चों लेक्चर में हम वो पार्ट यहां पर जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं जिसमें समझने वाला पोर्शन कम है, इसको आपको सीधे मेमोराइज करना होगा, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। तो जो टॉपिक हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आप जानते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रक्चर्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। Nerves arising from brain are referred to as cranial nerves and nerves arising from spinal cord are called spinal nerves। आप जानते हैं बच्चों, यही nerves सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑर्गन्स के बीच में कम्युनिकेशन लाइंस ड्रॉ करती हैं, और इन्हीं nerves को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड करते हैं। यहां पर लिखा है बच्चों, all the nerves arising from brain and spinal cord are included in a peripheral nervous system। nerves arising from brain are called cranial nerves and nerves coming out of spinal cord are called spinal nerves। बच्चों इस हेडिंग में हमें दो कंपोनेंट्स को स्टडी करना है, cranial nerves and spinal nerves। जो पहला कंपोनेंट हम स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज cranial nerves। एक इंपॉर्टेंट चीज आप पहले सुन लें बच्चों, a total of 12 पेयर ऑफ cranial nerves are present in the human body। अब बच्चों इन सभी 12 पेयर ऑफ cranial nerves को रोमन नंबर में एक्सप्रेस किया जाता है, और इन सभी नर्व्स को इनके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर के साथ एक प्रॉपर सीक्वेंस में मेमोराइज करना जरूरी है बच्चों। और इसको
याद रखने के लिए कई सारे मेमोनिक्स, कई सारे ट्रिक्स अवेलेबल हैं, पर मैं चाहूंगा आप सबसे सिंपलेस्ट मेमोनिक को, सबसे सिंपलेस्ट ट्रिक को फॉलो करें, क्योंकि कई बार हमने देखा बच्चों कि बच्चे चीजों को याद करते समय इतनी सारी ट्रिक्स बना लेते हैं कि कई बार तो उन ट्रिक्स को याद करने के लिए भी उन्हें नई ट्रिक्स बनानी पड़ती है, जो बेहद कंफ्यूजिंग होती है। तो जो तरीका मैंने फॉलो किया है, मैं अपना तरीका आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, आप कनेक्ट रहेंगे बच्चों। क्रेनियल नर्व्स को याद रखने के लिए सिंपलेस्ट मेमोनिक जो है दैट इज ओट्टाफागुआ। रिपीट बच्चों, ओट्टाफागुआ विद ट्रिपल ओ एंड डबल टी। एक काम करते हैं, पहले मैं आपको इन सभी क्रेनियल नर्व्स का नॉमेनक्लेचर बता देता हूं, आप जल्दी से सुनिए बच्चों। olfactory, optic, oculomotor, trochlear, also referred to as pathetic cranial nerve, trigeminal, also referred to as dentist cranial nerve, abducens, facial, auditory, glossopharyngeal, vagus, SSA, spinal and hypoglossal। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो आपको डायरेक्टली मेमोराइज करनी है, आप कनेक्टेड रहेंगे। पाइसेस और एम्फीबियंस में तो एक टोटल ऑफ 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट, जबकि रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स में टोटल ऑफ 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट। इसमें क्या होता है बच्चों, पाइसेस और एम्फीबियंस में जो लास्ट की दो पेयर होती है, यानी कि एसेसरी, स्पाइनल एंड हाइपोग्लोसल, ये लास्ट की दो पेयर क्रेनियल नर्व्स एब्सेंट होती हैं। तो कंक्लूजन बस इतना याद रखें बच्चों, नर्व्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद ब्रेन आर रेफर्ड टू एज क्रेनियल नर्व्स एंड टोटल ऑफ 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट इन द